हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि अगला लेक्चर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। तो हेयर आई एम विद द बोर्ड एंड माय मार्कर्स और उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट अगेन, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि आप लोग को आदत हो गई होगी सुनने के लिए, बट येस है, क्योंकि अगर आप इसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी रिलेट करिए तो भी आपने कुछ चीजें जनरल सुनी होंगी। चलो पहले मैं नाम लिख देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपने कहाँ पे क्या सुना होगा। स्पेशली टीवी सीरियल्स में तो बहुत सुना होगा कि जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तब हमें सूटेबल डोनर की जरूरत होती है। अगर वहां पर भी नहीं सुना तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्पेशली सुना होगा आपने कि यू नीड अ परफेक्ट ब्लड मैच इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम द रेसिपिएंट, फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट। ठीक है, वो सुना होगा आपने। तो अब ये हम ग्राफ्ट रिजेक्शन अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में क्यों पढ़ने वाले हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन, चलो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू हैव अ सूटेबल डोनर और सूटेबल मैच व्हेन दिस ट्रांसप्लांटेशन इज बीइंग कैरीड आउट। ये है इस लेक्चर का क्वेश्चन, आंसर आपको मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं या फिर उसके अलावा अगर आप टिश्यूज भी एज्यूम करो तो these cells or tissues have certain surface antigens. This is very important for you to understand that the blood cells or the tissues in fact contain कैरी सर्टेन सरफेस एंटीजेंस। ये एंटीजेंस जब डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं सेल्स के साथ में, ऑब्वियसली जब भी हम कोई ग्राफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, ग्राफ्ट का मतलब है कोई ऑर्गन, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, किडनी का तो बहुत सुना होगा सभी ने, स्पेशली डायलिसिस के केस में जो पेशेंट्स की बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो देन द अल्टीमेट क्योर इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो वो वहां पर ग्राफ्ट को मैच करना या फिर डोनर का मैच होना बहुत जरूरी होता है। व्हाई? बिकॉज द ब्लड और द टिश्यूज कंटेन सरफेस एंटीजेंस व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अनदर पर्सन्स बॉडी आर ट्रीटेड एज फॉरेन। शायद इसीलिए इनको सरफेस एंटीजेंस बोला है। जब तक हमारी बॉडी में है, जब तक तो हमें पता है कि वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही दूसरी की बॉडी में ट्रांसफर किए जाएंगे वो एज अ फॉरेन ट्रीट होंगे। तो उसको मैच करने के लिए यू रिक्वायर the perfect matching between these surface antigens। ठीक है, अब इस ग्राफ्ट रिजेक्शन में एक्चुअली में क्या क्या चीजें जो है, देखो अब आपको आपके पुराने लेक्चर्स को रिलेट करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज है या फीचर्स हैं जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं वो यहाँ पर काम करेगी। देखो क्या क्या काम करेगा। एक तो काम करेगा सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। याद आया, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें बॉडी रिकॉग्नाइज कर पाती है कि क्या खुद का है और क्या बाहर का है। तो एक तो ये प्ले में आएगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो आएगा वो आएगा CMI। चलो जरा बताओ तो CMI क्या होता है, सोचो। यस, जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा CMI क्या है। इट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ये जो एंटीजेंस है वो फॉरेन डिटेक्ट हो जाएंगे अगर आपने मैच नहीं किया है। तो दीज टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्राफ्ट रिजेक्शन। उसके अलावा जो मेन होता है या जिसकी वजह से ये होता है, वैसे तो हम मेमोरी भी बोल सकते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इस मेमोरी का काम अभी एक और आगे जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसमें ज्यादा आएगा। मेनली तो हमारा सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन और ये CMI इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। इवन अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो भी गया देन ऑल्सो यू रिक्वायर सर्टेन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स। तभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स को भी वो कहते हैं कि
ज़रूरी नहीं, 100% श्योरिटी कभी भी कोई नहीं देता डॉक्टर जब भी ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है। वो इसीलिए क्योंकि जब बॉडी में इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं तो कभी कभी उसका साइड इफेक्ट भी सामने आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो फॉरेन की तरह ट्रीट होने लगते हैं और बॉडी उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स का मतलब शायद ये पूछने वाले होंगे अगर सामने होते आप लोग मेरे, तो मुझसे यही पूछते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स क्या होते हैं। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, सप्रेसिव मतलब कम करना। तो सर्टेन एजेंट और सर्टेन वैक्सीन, सर्टेन मेडिसिन विच इन टर्न लोअर द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट द फॉरेन एंटीजन्स आर नोन एज द इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम पर फॉरेन एंटीजन्स एंटर करने वाले हैं, तो इम्यून सिस्टम उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स ना करे या एज अ फॉरेन ट्रीट ना करे, उसके लिए दी जाती हैं ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है एंड व्हाई सूटेबल मैच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर, और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू और ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब देखो कुछ और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए, वैसे तो आप लोग वो अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम उसको इम्यूनिटी से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। क्या है वो है हमारा ये मतलब वैक्सीनेशन। सबको पता है वैक्सीनेशन क्या होती है, बचपन में सबके टीके लगे होंगे, है ना, इंजेक्शंस लगे होंगे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रीमिस्टर्स पर हमको इंजेक्शंस या वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। हिस्ट्री इसकी जो है वो कहाँ पर जाती है? एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट के ऊपर इसकी हिस्ट्री जाती है। इसके अलावा लुई पैस्चर के साथ भी हम इस पैस्चराइजेशन की हिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पुरानी बात। नई बात क्या है? वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। पूरा वैक्सीनाइजेशन का प्रोसेस इसी मेमोरी के ऊपर काम करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कार्टून फिगर के थ्रू बताया था कि जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो बी सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं इनटू टू types. What are those two types? One is the plasma cells which produces the antibodies and another are the memory cells which store the memory of that foreign antigen, and it will lead to the secondary response when the antibodies, the same antigen attacks our body in the future. ठीक है, तो इन्हीं memory cells का इस vaccination में काम होता है। हम सबको पता है vaccination में क्या होता है, either dead or the attenuated microorganisms that in turn causes the disease are deliberately entered or deliberately made to enter into our body so that immune response provokes and it lead to the production of what? Antibodies ultimately. ठीक है, अब मेमोरी सेल्स का यहाँ पर क्या यूज आया? मेमोरी सेल्स उन एंटीजन्स को डिटेक्ट करके अपनी मेमोरी में रखते हैं, जब सेकेंड टाइम वो आएगा तो वापस से एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, फास्ट रिस्पॉन्स होगा। यही होता है पूरा का पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे इम्यूनाइजेशन के ऊपर या फिर वैक्सीनाइजेशन। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, चलो क्या है हमारा इम्यूनाइजेशन। अब जब मैंने इम्यूनाइजेशन की बात करी है तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। सेम थिंग व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट लेक्चर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एज द पैसिव एंड एक्टिव पार्ट। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वही जो अभी हमने देखा कि जैसे पोलियो वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वो 2 बूंद जिंदगी की क्या करते हैं, उसमें एटीन्यूएटेड पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली। ये तो हो गई एक्टिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि हमने पैथोजन एंटर कराया और बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्विक रिस्पॉन्स के लिए यू टेक आर्टिफिशियली मेड एंटीबॉडीज सो दैट द इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल। ठीक है, डेडली इन्फेक्शन के लिए अगर बॉडी उतनी अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, देन वी शिफ्ट ऑन टू द पैसिव इम्यूनाइजेशन वेयर वी जस्ट टेक द आर्टिफिशियली मेड एंटीबॉडीज इनटू आवर बॉडी टू फाइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। अब
कुछ चीज़ें हैं जो आप आगे जाके भी पढ़ेंगे, लेकिन चलो मैं यहाँ पर बेसिक हिंट दे देती हूँ कि जो वैक्सीन हैं वो भी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ये 3 ऐसी जनरेशन हैं जिनकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सेवरल क्राइटेरिया विच ऑब्वियसली यू विल लर्न इन दी हायर स्टैंडर्ड्स, नॉट नाउ। ओके, सो दीज आर सर्टेन स्मॉल थिंग्स जिसको मैंने बोला था आपको बोर्ड पर बताने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर मैं वापस से आपके लिए डिजिटाइज मोड में ही लाऊंगी, और हाँ अगर इस लेक्चर के भी आपको वैसे ही नोट्स चाहिए देन आई विल प्रोवाइड यू इफ यू विल ड्रॉप योर मेल आईडी इन द बॉटम ऑफ द वीडियो in the comment section, right? If you have any doubt you can ask in the comment section or through the Gmail ID. I'll answer then and there itself. No need to hesitate because you have lot many things, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना पाइल अप नहीं करना चाहिए, उनमें से एक है डाउट। ठीक है, तो मेरे साथ कभी भी एसजे पर अगर आपको डाउट्स आते हैं तो उन्हें आगे लेके नहीं जाना है, हमको डायरेक्टली मैम से पूछना है, आई विल आंसर फॉर श्योर, राइट? सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद द डिजिटाइज्ड मोड, सेम थिंग। हाँ, अगर आपको कुछ फीडबैक भी देना हो तो डू गिव योर फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक इन फैक्ट इन द कमेंट सेक्शन so that I can just change the method if you are not finding it interesting or you are not getting some things. Okay, so your feedbacks are also welcome. Okay, चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।